साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित और विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सितंबर महीने में एक और हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य अध्ययन और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 सवालों का रैपिड फायर, जो कि पूरी तरह से MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से विद डिस्क्रिप्शन हमने आपके लिए लेके आया हूं, तो इसको मैं रैपिड फायर के रूप में शुरू करता हूं। ये सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए UPTET, CTET और UPSSC तथा LDC एग्ज़ाम के अंतर्गत होने वाली OFB बोर्ड के अंतर्गत होने वाला चार्जमैन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज का हमारा पहला सवाल है पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी सामान्य अध्ययन का पहला सवाल। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? जो भारतीय वन जीवन है उसमें फ्लाइंग फॉक्स क्या है? देखिए, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उड़ने वाली लोमड़ी भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसको कहा जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन है, चमगादड़, गिद्ध, सारस या चील। सही उत्तर 1 सेकंड है आपके पास। जी हाँ, उड़ने वाली लोमड़ी है। तो देखिए, ये सभी उड़ने वाले पक्षी हैं, चील, सारस, गिद्ध और चमगादड़। कन्फ्यूजन है? जी हाँ, इसका सही जवाब है चमगादड़। चमगादड़ चूंकि सही जवाब है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। भारत में फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी, वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है और यह मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, एशिया के कुछ देशों में पाया जाता है। चमगादड़ एक स्तनपायी होता है तथा इसके बारे में ठीक है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न था ये। हमारा अगला सवाल है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत दिया? आपको उस पर्यावरणविद का नाम बताना है। तो अगला सवाल है, देखिए, पर्यावरणविद का नाम क्या है? गिलार्ड नील्सन, नॉर्मन मेयर्स, जॉन मेयर या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में कहा गया है नॉर्मन मेयर्स एक ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत की खोज की। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी है पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, शनि और यम के बीच। आप इनका सही उत्तर बता सकते हैं क्या? जी हाँ, इसका सही उत्तर बी है, मंगल। और देखिए, जैसे ही सौर मंडल का अध्ययन करते हैं तो सौर मंडल सूरज के चारों तरफ, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे जब हम दूर जाते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जिसको इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान है? वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान। आपके पास 4 ऑप्शन है, सेक्रेड ग्रोव्स, गृह उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या जैव विविधता रिजर्व क्षेत्र। सही उत्तर है बी, जो हमारा गृह उद्यान है, गृह उद्यान जो है वो वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान है। अभी ये बदल गया है। क्या है? गृह उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक पुराना उपाय है। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित स्तनधारी प्राणियों में से कौन से स्तनधारी प्राणी हैं? आप बताइए। आपके पास 3 ऑप्शन है, बिज्जू, जानलेवा व्हेल या कोलुगो। तो आप देखिए, केवल एक। अब देखिए, ये थोड़ा सा इस प्रश्न का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब आप बताइए, इसमें सिर्फ एक सही है कि एक और तो दोनों सही हैं? 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सही उत्तर है, ये तीनों ही स्तनधारी प्राणी हैं, यानी बिज्जू भी, जानलेवा व्हेल भी और कोलिगो भी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि बिज्जू एक स्तनधारी जीव है। इसके अलावा जानलेवा व्हेल स्तनधारी डॉल्फिन, कोलिगो में स्तनधारी है, अतः तीनों ही स्तनधारी जीव हैं। ठीक है, सभी मैमल्स हैं। हमारा अगला 6वां सवाल है कि वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? वासंदा, आपके पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो सही उत्तर है गुजरात।
वासंदा, अब ये वासंदा क्यों चर्चा में है कि वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यह एक छोटा सा उद्यान है, यह गुजरात के नवसारी जिले में है और वासंदा तहसील में है। चूंकि जिस स्थान पर है उसी स्थान के नाम से इसका नाम है वासंदा, जो कि नवासारी जिले में है और गुजरात में है। यहाँ फूलों की 443 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसको वासंदा प्रजाति भी, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। हमारा आज का 7वां सवाल है, क्या है? फ्रुमसिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? फ्रुमसिंगला, सही उत्तर देखिए साथ में ही है, सही उत्तर इसका भूटान है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो इसका सही उत्तर भूटान है। इसको ऐसे याद करेंगे हम लोग। अगला सवाल है 8वां सवाल, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। घाटी गांव है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। यह 511 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ चीतल, बंदर, नीलगाय, लकड़बग्घा आदि पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश के जो अभयारण्य हैं वो एकदम से चर्चा में क्यों हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के अभयारण्य चर्चा में इसलिए हैं कि अभी भारत में विलुप्तप्राय चीता नामीबिया से लाकर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर 8 चीता भारत में छोड़े गए हैं। भारत के मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय अभयारण्य में छोड़े गए हैं। क्या आप उसका नाम, उस अभयारण्य का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? ठीक है, मुझे इस जवाब का इंतजार रहेगा। हमारा 9वां सवाल है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा और असम। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। क्या कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं आप? जी हाँ, अभी मैंने परसों ही बताया था, कौन थे? यस, सोचिए और कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। देखिए, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र आया है तो उसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोदुकु जिले में है और 181.80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं तथा लंबी पूंछ के मकाक, हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली का घर है। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला 10वां सवाल है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, करलापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो ये करलापट है ये उड़ीसा और कालाहांडी जिले में है। देखिए, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में ये स्थित है और इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल 11वां सवाल, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जितने भी अभयारण्य हैं भारत में, उनसे कभी न कभी कोई ना कोई किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए अभयारण्य तैयार कर लेना इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संग्रह होता है। इसलिए कोशिश करी है मैंने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभयारण्य इस 30 सवालों की सीरीज़ में कवर किए जाएँ। तो पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सीधा उत्तर है कर्नाटका। इसके बारे में थोड़ा सा अन्य जानकारी है कि पुष्पगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका के केदुकु जिले के सोमवारपेट तालुक से है। तालुक कहते हैं तहसील को। इसका क्षेत्रफल 102.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ हाथी, बाघ आदि पाए जाते हैं। अगला सवाल 12वां सवाल है, रोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा और उड़ीसा। सही उत्तर है त्रिपुरा। रोवा उड़ीसा में है या त्रिपुरा में है, केरला में है, राजस्थान में? जी हाँ, रोवा वन्यजीव त्रिपुरा में है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। यहाँ 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 150 से अधिक पक्षी तथा जानवर पाए जाते हैं। यहाँ विशेष प्रजाति पाई जाती है। कौन सी विशेष प्रजाति है यहाँ पर फैला हुआ है या विशेष प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है? अगला सवाल है, बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? देखिए, बंद ए अमीर थोड़ा सा अलग सवाल है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या इजराइल? सही उत्तर है अफगानिस्तान में बंद अमीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आप इसका स्क्रीनशॉट दे करके इसको पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है
14वां सवाल, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला, देखिए खाद्य श्रृंखलाएं कई प्रकार की बनती हैं, पिरामिड के आकार की समरूपता बनती हैं सामान्यतः। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक, इसमें जो पिरामिड के आकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है, आप बता सकते हैं क्या इसमें सबसे ज़्यादा संख्या इनमें से किस घटक की होती है? 1 सेकंड दिया था मैंने, आपने सोचा होगा। सही उत्तर है अपघटक। अपघटक यानी डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसके बारे में खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ी सी जानकारी और साझा करने का प्रयास किया है। देखिए खाद्य श्रृंखला में पहला है उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक। देखिए जो उत्पादक होता है, जैसे हरी घास है, प्राथमिक उपभोक्ता उस हरी घास को खाने वाली बकरी, द्वितीयक उपभोक्ता जो उस बकरी का शिकार करता है, जैसे मान लिया बकरी का शिकार शेर ने किया, तो हालांकि शेर सर्वभक्षी है और खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होता है, लेकिन यदि उसके बाद क्या, उसके बाद उसको जब वो मर जाता है या उसकी डेड बॉडीज होती हैं किसी खाद्य श्रृंखला में, वो किसी भी स्थान पर हो, तो उसको अपघटित करने के लिए जो गुबरैले या जो छोटे छोटे कीट होते हैं जो उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं, वो अपघटक होते हैं। तो अपघटक सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा संख्या अपघटकों की होती है। अगला सवाल है 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून में सुधार के लिए बनाई गई है? पर्यावरण कानून में सुधार, सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंगन, माधव नायर या उल्लास कारंथ समिति। सही उत्तर है सुब्रमण्यम समिति। देखिए इसमें इस श्रृंखला में हमने 20 सवाल लेके आए हैं आपके लिए और अच्छे सवालों का संग्रह है, तो इसको ढंग से पढ़िए। तो TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण कानूनों में सुधार के लिए बनाई गई है। उन्होंने हाल ही में अपने अनुसंधान को प्रविष्ट किया है। इसमें 16वां बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? तो GM पौधे, खतरनाक पौधों की प्रजाति, लुप्त होती या खतरनाक जीव। सही उत्तर है लुप्त होती प्रजातियां, IUCN। देखिए IUCN की रेड लिस्ट उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो खतरे में है। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। यह विश्व की लुप्त होती प्रजातियों का सबसे महत्वपूर्ण सूची है। इसमें जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो प्रजातियां रहती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो IUCN पर जब भी कोई सवाल पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण सवाल होता है, इसलिए IUCN से संबंधित सवालों को ध्यान से याद करिए। अगला सवाल है 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार में बनता है? देखिए अभी हमने कहा था कि कुछ पिरामिड सीधे बनते हैं, कुछ उल्टे बनते हैं। हमारा अगला ही सवाल है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टे पिरामिड के रूप में बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तालाबी पारिस्थितिकी, घासीय पारिस्थितिकी, जंगली पारिस्थितिकी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका पिरामिड उल्टा बनता है। ऐसे याद कर लेना है। 18वां सवाल है, राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है आप बता सकते हैं? 4 सवाल हैं, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो राजवाड़ी त्रिपुरा में है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, 31.63 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में है। तो एक वन्यजीव अभयारण्य में है, उसी के अंदर राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा 19वां और सेकंड लास्ट सवाल है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? यानी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में सौर ऊर्जा 100% है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद, सूरत। 4 ऑप्शन है। सही जवाब है डी यानी सूरत। सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पर 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्र वाला एक शहर बन गया है। यानी इस शहर में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी में सोलर एनर्जी की सप्लाई है। तो गुजरात का सूरत नगर भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा स्वास्थ्य केंद्र युक्त नगर है। यहाँ कुल 52 स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये सब सरकारी वाले हैं जो सभी सौर ऊर्जा से युक्त हैं। यह न केवल बिजली के बिल को 40% तक कम करेगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में भी सहायक होगा। आज की सभा का आखिरी सवाल है कि कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये
आज का सबसे चुनिंदा और सबसे आकर्षक सवाल है। इस सवाल का जवाब आप बताएंगे। आपके पास हैं 4 ऑप्शन। कौन सा देश विश्व में सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था? मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या चीन? सही उत्तर है ब्राज़ील। क्या वर्ल्ड मैप में ब्राज़ील बता सकते हैं ब्राज़ील कहाँ पर है? इसके बारे में, ब्राज़ील विश्व का सबसे पहला देश है जिसके पास विश्व की प्रथम सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आपने इन 15 मिनटों में कुछ नया सीखा होगा। यही हमारा प्रयास है कि हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया लेके आएँ, और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसीलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया मिल सके। यही मेरा प्रयास है। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।